डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. अपनी वो माटी और घर बारा लुट रहा ये चमन, अपना वतन आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन, अपना वतन आँखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजय। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे द्वीप समूह में रिक्रूटमेंट ड्राइव चली है इस साल। उसी क्रम में इंडियन रिजर्व बटालियन भी एक सेंटर था जिसमें रिक्रूटमेंट ड्राइव हुई थी, जिसमें सारे हमारे स्टाफ ने पूरी निष्ठा से काम किया और रिक्रूटमेंट ड्राइव का जो फिजिकल था उसको बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी से उसको खत्म कराया। इंडियन रिजर्व बटालियन में हमारे जवान तो फिट हैं ही, साथ में हम जो परिवार हैं और जो बच्चे हैं उनकी फिटनेस के लिए भी हमने फैमिली स्पोर्ट्स इवेंट्स रखे। फैमिली स्पोर्ट्स मीट हुई जिसमें इंडियन रिजर्व बटालियन के पर्सनल के फैमिलीज ने पार्टिसिपेट किया, और वो एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म था जिसके तहत एक फीलिंग ऑफ वननेस, बीइंग बिलोंगिंग टू द सेम फ्रेटर्निटी हमने प्रमोट करी। जैसा कि आप जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान काफी जोर शोर से हर जगह फॉलो किया जा रहा है। तो इंडियन रिजर्व बटालियन में भी कई स्वच्छता ड्राइव्स चली हैं, जिसमें हम बटालियन कैंपस की सफाई के अलावा और भी जगहों की सफाई करी है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण है बंडूर बीच। बंडूर बीच एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे जो भी टूरिस्ट आता है, पोर्ट ब्लेयर में रुकता है, वो बंडूर बीच देखना चाहता है। तो उसके बीच क्लीनलीनेस ड्राइव भी इंडियन रिजर्व बटालियन के पर्सनल ने इस पिछले साल में करी है। उसके अलावा जैसा आपने बताया कि इसके अलावा भी कई आइलैंड्स हैं जहाँ पे कोई आबादी नहीं है, पोचर्स आते हैं, तो उसके लिए हमारी जो पुलिस मरीन फोर्स है तो उसकी बोट्स वगैरह हैं वो आती जाती रहती है, पेट्रोलिंग करती रहती हैं। और पुलिस मरीन फोर्स की एक अलग प्रेस ब्रीफिंग होगी, अभी कुछ ही दिन में वो भी करेंगे अपनी प्रेस ब्रीफिंग। जी 15 अगस्त जो अभी बीती है 2023 की, उसमें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर के डायरेक्शंस थे कि हम सारे द्वीपों पे जाके एक तो भारतीय ध्वज का आरोहण करें, दूसरा वहां की मिट्टी लेके आए अंडर द प्रोग्राम ऑफ मेरी माटी मेरा देश। तो पुलिस के वैसे हमारे स्टाफ अपनी पुलिस बोट से वहां पे भी विजिट करता रहता है, बट 15 अगस्त को स्पेसिफिकली हमारी टीम्स गई थी और सब पे जो है इंडियन नेशनल फ्लैग फहराया गया और मिट्टी लाई गई। तो हम रेगुलरली उन पे भी एक सर्वेलेंस रखते हैं कि कोई पोचर्स वगैरह वहां पे ना आए। मैडम आइलैंड जो है वो वन ऑफ द हमारे जो सी एलओपी है उसमें से एक एलओपी है जो कि दिल्लीपुर से हम कोस्ट गार्ड के जरिए वहां जाते हैं। 2 से 3 घंटे का समय लगता है दिल्लीपुर से वहां पहुंचने में। ये एलओपी हम 1992 से उसका 9 कर रहे हैं। तो आईएफएन पहले 2010 से लेके 2018 तक आईएफएन कर रहे थे, हम उसमें गए। ये ट्रैवल तो वहां पे एक्टिव वाला नियम पहले अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट में हुआ करता था, इसलिए वहां ट्रैवल बहुत कम ही आते थे। लेकिन अभी फ्रीक्वेंटली रिसेंटली एक 6 महीने पहले ही कंटिन्यू एक दिन में कम से कम 6 से 7 बार ट्रैवल आए थे।
तो उसके प्रिकॉशन के लिए जब भी जैसे ट्रेनर मीट हो जाता है वहाँ पे तो उन्होंने तुरंत वायरलेस मैसेज भिजवा देते हैं। वायरलेस मैसेज आते ही कोस्ट गार्ड में इतना पोस्ट के पास जाके अपनी पेट्रोलिंग शुरू कर देती है। इन केस अगर कोई इवैक्यूएशन करना पड़े तो कोस्ट गार्ड तुरंत इवैक्यूएशन कर देती है। और कोस्ट गार्ड की शिप अगर आप नागपट्टनम में जाएंगे एवरी हर रात को आपको 6 बजे के बाद वहाँ कोस्ट गार्ड की पेट्रोल शिप दिखाई देगी। तो वहाँ पे हमारी जो गार्ड जाती है 2 मिनट में वो फुली सिक्योर है। वहाँ पे गार्ड को किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे 2 घंटे के अंदर ही इवैक्यूएशन मालूम हो जाता है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर, बिकॉज IRBN इज अ रिजर्व फोर्स, तो अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर होता है उसमें भी वो पूरी असिस्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस को। IRBN बटालियन जो कल्चरल प्रोग्राम्स है, कल्चरल एस्पेक्ट है कम्युनिटी पुलिसिंग के, उसमें भी काफी एक्टिव रही है। हाल ही में आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल 2023 हुआ है जो कई सालों बाद हुआ है, उसमें भी जो कल्चरल प्रोग्राम हुआ था उसमें इंडियन रिजर्व बटालियन के जो कांस्टेबल्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा इंडियन रिजर्व बटालियन के अंदर क्वार्टर्स हैं जिसमें हमारे जो पर्सनल हैं, कर्मचारी हैं, उनके परिवार भी रहते हैं। तो एक हमारी तरफ से एक कोशिश रहती है कि इंडियन बटालियन को एक परिवार की तरह रखें। तो उसमें बटालियन के ऑफिसर्स के इनिशिएटिव से एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी किया गया जिसमें जो हमारे जवानों की वाइफ्स हैं, बेटियां हैं, उनको स्किलिंग कोकोनट और शेल क्राफ्ट की सिखाई गई ताकि आगे चलकर वो अपने खुद के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह भी बना सकते हैं और इसको एक आमदनी के स्वरूप में भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो उनको सक्षम कराने की भी जो हमारी कोशिश है कि उनको हम इंडिपेंडेंट बनाएं और उनको स्किल सिखाएं, इस और भी हमने काम किया। इसके अलावा इंडियन रिजर्व बटालियन है तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे जवान वेपन्स वगैरह को यूज करते हैं और वेल ट्रेन्ड हैं। तो पिछले साल कमांडो ट्रेनिंग में हमारे कई जवान गए जिन्होंने तमिलनाडु के कमांडो स्कूल में जाकर कमांडो ट्रेनिंग ली। उसके अलावा कुछ मॉडर्न वेपन्स हैं। एक वेपन है JVPC करके जो कि हाल ही में 2-3 साल पहले ही लॉन्च हुआ है, इंडियन मेड वेपन है, वो हमने बटालियन में इंडक्ट किया। उसके नए जो आर्म्स हैं वो हमने खरीदे। NDRF की एक कंपनी IRBN में रहती है, एक कंपनी प्लाटून है, एक टीम ही है, 37 पर्सनल है। वो यहाँ पे स्टेशन रहते हैं, रोटेशन पे चेन्नई से आते हैं 2-3 महीने के लिए। और वो बता रहे थे कि IRBN को भी ट्रेन करेंगे NDRF टीम के। IRBN के कई पर्सनल ट्रेंड हैं NDRF के साथ। एंड अभी भी मेरी मीटिंग हुई थी यहाँ पे जो उनके असिस्टेंट कमांडेंट है, हम अपना एक रिफ्रेशर कोर्स एंड नए जो लोग अनट्रेन्ड हैं NDRF में उनकी ट्रेनिंग अब हम इस महीने में प्लान कर रहे हैं। आपका कोस्ट गार्ड के साथ कैसा है? कोस्ट गार्ड के साथ काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन है। जैसा कि अभी नवीन ने भी बताया, जैसे नारकोंडम आइलैंड पे जब ट्रेमर्स आए थे तो जैसे हमने कोस्ट गार्ड को सिग्नल से एंड कम्युनिकेशन से फोन पे बताया कि हमारे ऑफिसर्स ने SOS मैसेज भेजा है, इमीडिएटली उन्होंने अपनी शिप डिस्पैच कर दी थी जो सबसे नियरेस्ट थी। नॉट जस्ट इन नारकोंडम बट केलंग चौंग वगैरह में भी जो पिछला एंटी पोचिंग ऑपरेशन हुआ था उसमें अनफॉर्चुनेटली एक फॉरेस्ट स्टाफ की डेथ भी हो गई थी। तो इस टाइप की जब चीजें होती हैं तो कोस्ट गार्ड इमीडिएटली कोऑर्डिनेट्स विद अस एंड कोऑपरेट्स एंड तुरंत वो अपनी शिप को डाइवर्ट करके हमारे पर्सनल के रेस्क्यू के लिए भेज देते हैं। तो सारे LOPs पे हमारे 10 से 15 पर्सनल एट एनी गिवन टाइम रहते हैं और वो सारे जितने भी लोग पोस्टेड रहते हैं सब हथियारबंद हैं ताकि अगर कभी भी कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट्स है या फॉरेन पोचर्स या कुछ हैं तो वो इमीडिएटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने सारी LOPs पे, जैसे आपको पता है कि मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है क्योंकि वहाँ हैबिटेशन नहीं है, हमने सब जगह सैटेलाइट फोन्स भी दिए हुए हैं कि अगर जिसका खर्चा विभाग उठाता है, इट इज क्वाइट एन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, तो सबके पास सैटेलाइट फोन्स है सारी LOPs पे जिसमें वो ऑफिशियल कॉल्स तो करते ही हैं, साथ में एज अ वेलफेयर मेजर सबके पास टाइम लिमिट है दैट 1 महीने में 30 मिनट की कॉल वो अपने परिवार के साथ भी कर सकते हैं। बिकॉज हमें रियलाइज होता है कि परिवार से इतना दूर बीहड़ों में रहते हैं जहाँ पे कोई भी बात करने के लिए नहीं है और सबको परिवार की चिंता भी होती है, तो एज अ वेलफेयर मेजर वो अपने परिवार से भी बात कर सकते हैं।
और अनदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन हमारा जो वायरलेस सेट्स हैं वो तो ऑफ कोर्स है ही, तो अगर कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स होता है तो दे आर ऑलवेज इन टच विद अस ताकि हम बैकअप फोर्स भेज सकें। और दूसरी चीज, सबके पास हथियार हैं कि अगर कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट्स है तो दे आर रेडी फॉर एक्शन। मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि अभी आप कह रहे हैं कि नॉर्थन मिडिल में प्रोसेस पकड़ने से आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, कि मैडम ने कहा कि कुछ गलत है क्योंकि हमारे इंस्पेक्टर को आईएफएन के इंस्पेक्टर अमृत मंडल को पिछले 15 अगस्त में कम्युनिकेशन एलजी साहब की कम्युनिकेशन मिली है जस्ट बिकॉज ने आईआरबीएन की टीम लेके एंटी पोचिंग ऑपरेशन में ज्यादा प्रोसेस एप्रीहेंड की। आईआरबीएन जो है अपने व्हीकल्स वगैरह खरीदने का हमारे पास बजट भी है एंड पावर भी है, जो जितना हमें सैंक्शन होता है एमएचए से। बट ऑब्वियसली जब प्रोक्योरमेंट की फाइल होती है तो हमारा ड्यू चैनल वही है दैट इट गोज थ्रू द पुलिस हेडक्वार्टर्स टू डीजीपी सर, और अगर जरूरत होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे जो पर्सनल जाते हैं उनके साथ हमारी जो मेडिसिन किट्स वगैरह जाती हैं साथ में, दे हैव ऑल द इक्विपमेंट्स मतलब मेडिसिन, और साथ में फार्मासिस्ट जो है साथ में जाता है ताकि अगर कुछ किसी की तबीयत खराब होती है या कुछ जरूरत होती है तो देयर इज अ ट्रेन्ड पर्सन विद द टीम जो उनकी केयर कर सकता है। तो ये कुछ चीजें थी जो बटालियन ने लास्ट ईयर में करी हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, वो तो बहुत विजिबल है, आप सबको दिखती रहती है कि वो क्या काम कर रहे हैं, उसको आप काफी कवर भी करते हैं अपने मीडिया में। बट इंडियन रिजर्व बटालियन का जो अलग चार्टर है, उस चार्टर के हिसाब से इंडियन रिजर्व बटालियन के सारे ऑफिसर और जवान बहुत मेहनत से और निष्ठा से काम करते हैं। जो हमारे दूर दराज के जंगल हैं जहाँ पे कदम रखना भी मुश्किल है क्योंकि वेजिटेशन इतनी ज्यादा डेंस है और सांप वगैरह सारे हैं वहाँ पे, उसमें भी वो लोग बहुत पूरी निष्ठा से बिना मना करे काम करते हैं। एंड इंडियन रिजर्व बटालियन अपने काम के लिए पुलिस विभाग में जानी जाती है कि कुछ भी काम अगर बटालियन को दिया जाता है तो वो पूरी निष्ठा से काम करते हैं। एंड आई होप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यू ऑल्सो फील प्राउड ऑफ द वर्क जो इंडियन रिजर्व बटालियन आइलैंड्स के लिए कर रही है।